बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई और रूस जब अफगानिस्तान से निकला तो उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को तनहा छोड़ दिया। अमेरिका ने इस जंग में भरपूर तरीके से अफगानियों का साथ दिया और अफगानियों ने रूस को वहाँ से निकाल बाहर किया। लेकिन उसके जाने के बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई और जो वहाँ पर कत्लो गारत गरी हुई, उसको पूरी तारीख में याद रखा जाएगा। और इस लिहाज से भी ये खौफनाक जंग थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे से लड़ते हुए अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान की हुकूमत के बाद फिर अमेरिका ने एक बार फिर उसामा बिन लादेन की बुनियाद बनाकर अफगानिस्तान में मुदाखलत की और बिलाखिर अब अमेरिका भी अफगानिस्तान से रुखसत हो रहा है। इस बार भी खदशात वही हैं कि जब पहली बार अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक नया बहरान पैदा हो गया था। क्या इस बार जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की इस वक्त हमायत याफ्ता एक कठपुतली हुकूमत कायम है जिसे अफगान हुकूमत कहा जाता है। ये अफगान हुकूमत कहीं सरेंडर कर रही है और कहीं तालिबान तमाम इलाकों को फतह करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन हालात में अफगान हुकूमत का कायम रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से खाना जंगी हो सकती है? अफगान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बड़े खदशात हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल में, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन कायम नहीं होता तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। पाकिस्तान बार बार ये वाज़ेह कर रहा है कि हम किसी के ना हमायती हैं ना किसी के मुखालिफ। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान अवाम की हुकूमत हो और अवाम की हमायत याफ्ता हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर कायम हो और जो भी वहाँ पर मुतारफ ग्रुप हैं वो अमन के साथ एक दूसरे के साथ बाहमी मामला तय करने के बाद अफगानिस्तान के मामला को आगे बढ़ाएं। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये पुरअमन अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान के अंदर दोबारा खाना जंगी तो नहीं होगी, और अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसे हालात ख़राब होते हैं तो उसके इस खित्ते पर क्या असरात होंगे। आज एक निजी टीवी चैनल से ARY न्यूज़ से बातचीत करते हुए DIG ISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि हम ना अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने देंगे, ना किसी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। फिर इसके बाद हम इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है और पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या हो सकता है और पाकिस्तान को क्या खदशात हैं, उसके हवाले से हम क्या उस पर जो है हमारे लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान की इस वजाहत के साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अमेरिका अगर वहाँ से निकल रहा है, अमेरिका ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे, फिर जो ख़ास तौर पे इंडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडे का अगरचे कहीं पे उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन इंडिया एक अपना प्रोपेगेंडा करने के अंदर मसरूफ़ है। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत हो वो अफगान अवाम की उमंगों की तर्जमान हो। DG ISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज ताज़ा तरीन इंटरव्यू में क्या कहा, यह सुनिए। सीनियर तज़कियाकार औरिया मकबूल जान साहब और सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम जायज़ा लेंगे इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल का। औरिया मकबूल जान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। बाबर इफ्तिखार साहब बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम 90% फेंसिंग कर चुके हैं। दाइश की मौजूदगी भी वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, TTP वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान के खदशात क्या हैं? अगरचे हम फेंसिंग कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि अगर वहाँ पे खाना जंगी होती है, हालात ख़राब होते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, अगर खाना जंगी हो रही होती या होने वाली होती तब तक बहुत ज़्यादा लेवल पे आज जा चुकी होती। 3 बॉर्डर्स कम अज़ कम अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने लिए सेव कर। जिस वक्त 1996 में तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी तो उसके 2 दिन के बाद अहमद शाह मसूद का घर जो है दोशंबे में, उसमें भारतीय सफ़ीर वहाँ पहुँचा था और अहमद शाह मसूद ने अपनी टोपी उतार के कहा था कि इस सर जितनी अगर मुझे ज़मीन मिल गई तो मैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। और उसके बाद वहाँ पर 10 हेलीकॉप्टर दिए गए थे और उसके बाद एक अपना हॉस्पिटल बनाया गया था। वो सारा लोगों को पता है कि वो 5% कैसे वहाँ पर जगह पर लड़ेगी और किस किस ने सपोर्ट किया, सब ने वहाँ किया। उस 5% के बावजूद भी तालिबान की 96 में जो कायम हुई थी काबुल की हुकूमत, तारीख उसको दुनिया की, जिसको यूरोप और अमेरिकन कहते थे साइलेंस ऑफ द ग्रेव, सबसे पुरअमन दौर समझते हैं कि जिसमें पॉलिटिकल साइंस का वो बेसिक प्रिंसिपल कि स्टेट बिकम इनविजिबल लेकिन स्टेट चल रही हो, वह जिक्र नहीं करना चाहता। आज की सूरत हाल पे आ जाते हैं। आज इस वक्त सूरत हाल यह है कि बदख्शां में
जो उनके शिया मुतारफ थे आज उनके साथ हैं। हिज़्ब वहादत को ईरान ने उनके साथ इस वक्त कर दिया है। सबसे जो 1.5-2 लाख की अकलियत थी वाखान मिली, 4 तालिबान वहां पहुंचते हैं और वो वहां पर जाके उसके इलाके का कंट्रोल संभाल लेते हैं। अगर खाना जंगी हो रही होती तो पूरे अफगानिस्तान के अंदर लाशें बिखरी होती। और जो वेस्टर्न मीडिया है जो एक एक बंदे को जाके इस वक्त ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ के साफी भी वहां गए हुए हैं, एक अफगान अपना तुम क्या कर रहे हो, तो काबुल शहर किसको नहीं पता। हम 1960 में जाते थे काबुल शहर को, इट वॉज द मोस्ट मॉडर्न सिटी, वो बिल्कुल एलियन था। उस जजीरे में आपको स्कर्ट वाली औरतें भी मिलती थी, क्लब भी मिलते। काबुल शहर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस काबुल शहर में जाके उन अफगान जो लोग थे उनकी बुनियाद के ऊपर आप एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ खाना जंगी हो। 20,000 लोगों ने वहां से जो मुतरजमीन थे उन्होंने दरखास्तें जमा की हैं। सेनेट का इजलास होता है, ब्लिंकन को वहां बुलाया जाता है, वो कहते हैं लेकिन और ये सब दाइश और जो है टीटीपी की मौजूदगी ये खतरा हो सकती है पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान के लिए यकीन, दाइश तो खुद तालिबान के लिए खतरा है। आप बताएं, ये उनके मैगजीन उठाएं, उनका ललमारा साइट उठाएं, उनके अपने उस पर उठाएं। वो कहते हैं हेलमंद में लश्करगाह के खिलाफ, ये जब दाइश के खिलाफ हमने एक्शन लिया, हमने घेरा लिया, रियासत के हेलीकॉप्टर आए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने उनको उठा के वहां पर शिफ्ट किया काबुल के अंदर। फिर जहां तक इस बात का तल्लक है, टीटीपी का तल्लक है, टीटीपी के मामले में यही है। देखिए तालिबान अपने जमाने में महाज नहीं खोलना चाहते थे, अलकायदा के साथ भी महाज नहीं खोलना चाहते थे। 2016 में जब मकरन बिन अब्दुल अजीज जो इंटेलिजेंस चीफ था, उसने कहा उसको तैयब आगा को कि तुम अलकायदा के खिलाफ अपना डिसोसिएट करो, अपने आप को अलहदा करो, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं है। और आप अंदाजा करें, उसने कहा अमेरिकन चले जाए, हम अलकायदा को उस वक्त खत्म कर देंगे, हम अलकायदा से बिल्कुल अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे। अमेरिकन के होते हुए हम महाज नहीं खोलना चाहते। उस पर अहमद शुजा पाशा यहां से गया था और उसने कहा था सऊदी अरब को कि देखो अगर तुमने ये जो खुद कर दिया आप खुद भुगतो। उस दिन से आज सऊदी अरब अफगान मामला से आउट है, आज कतर है दूसरी। आज इस वक्त जो 85% का दावा है उनका तालिबान का, और वो सारे के सारे इस वक्त तो सिक्योर कर चुके हुए हैं। आप पाकिस्तान की सरहद ले लें, ताजिकिस्तान की सरहद ले लें, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सरहद ले लें। जी जी, मैं और साहब की तरफ वापस आता हूँ। सलीम साफी साहब सीनियर साफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफी साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के खदशात क्या हैं? दूसरी आप ये बताइएगा कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान अब चूंकि वो इस बात की सलाहियत रखते हैं, काबुल फतह कर सकते हैं, पूरे अफगानिस्तान पर वो फतह हासिल कर सकते हैं, क्या शराकत इक़्तिदार पर तालिबान राजी होंगे? मलिक साहब के वो राजी हो जाएंगे जी। सोशली उनके रवैये में कुछ तब्दीली आई है इस दौरान, जो लोग उनके पाकिस्तान में रहे, कतर में रहे, बाकी दुनिया में तो, और एक तो वैसे खुद वक्त और ये जो टेक्नोलॉजी है और मोबाइल का इस्तेमाल है जी जी। ये भी इंसान को तब्दील कर देता है। मसलन पिछली हुकूमत में वो वीडियो कैमरे को नहीं छोड़ते थे और तस्वीर को हराम समझते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो वीडियो कैमरा और वो तस्वीर उनके प्रोपेगेंडे का एक बड़ा टूल है। तो सोशली तो उनके यहाँ कोई तब्दीली आई है, लेकिन पॉलिटिकली उनकी सोच में कोई तब्दीली मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका अब भी यही इसरार है कि उनकी अमारत इस्लामी बहाल की जाए और उस अमारत इस्लामी में वो बाकी लोगों को हिस्सा दे देंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई आगे जाके अमेरिका या इस तरह के जो कुव्वतें हैं अमेरिका या उसके इत्तेहादी, वो जेन्युइनली उनको कोई मजबूर करेंगे पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए। जो आपको लगता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी के खदशात हैं, ये जो बात की जाती है खाना जंगी हो सकती है, उसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आगे बढ़ रहे हैं? खाना जंगी तो उधर हो रही है, वो अलग बात है कि हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हमारे यहाँ उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। खाना जंगी तो उधर कब से जारी है। मसलन अब पिछले आप देखें तो 60-1.5 साल के दौरान कितने सहाफ़ी मारे गए, कितने दानिश्वर मारे गए, कितने असातिज़ा मारे गए। फिर ये अफगान नेशनल आर्मी, ठीक है, अमरीकी इस दौरान तमाशा देखते रहे और अमरीकियों ने तालिबान के खिलाफ एक गोली नहीं चलाई है और तालिबान ने उनके खिलाफ एक गोली नहीं चलाई है, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की तो कई जगहों पे मुसलसल इस दौरान लड़ाइयाँ होती रही। और अब भी ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो
फौज उनके सामने सरेंडर हो गई है, उसमें भी बस मिस्ट्रीज हैं। क्योंकि शमाल के लीडर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ जगहों पे फौज को अपने हाई कमांड की तरफ से कहा गया है कि आप लोग सरेंडर हो जाएं, या कुछ जगहों पे हाई कमांड के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पे तो अब मलेशियाज बन रहे हैं और लोग अलग ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, तो वो अपनी मलेशियाज बना रहे हैं। लेकिन मसलन पख्तून इलाकों में आज से 1 महीना पहले हमने, यहाँ तो खबर नहीं आई, लेकिन लगमान में मेहतरलाम पे जब इन्होंने हमला किया था उससे हजारों की तादाद में लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं। इसी तरह साउथ में और ईस्ट में भी कई जगहों पे लोग डिस्प्लेस होते हैं। तो जिसको हम खाना जंगी कहते हैं, तो खाना जंगी तो कब से जारी है। फिर अफगानिस्तान से पैसे वाले लोग निकल गए, जहन वाले लोग निकल रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज की कीमतें काबुल में जिस तरह आसमान पे गई हुई हैं, अब उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वो चीजें तो पहले से हैं, अलबत्ता नियर फ्यूचर में वो चीजें एक्सट्रीम पे जा सकती हैं। सलीम साफी साहब, कुछ हलकों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को एक कुव्वत बनने दिया, मौका फराहम किया, तालिबान आस्ता आस्ता कुव्वत बनते चले गए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर कुव्वत बनने का मौका दिया गया तो फिर क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा मुस्तकबिल में तालिबान की? देखें, एक तो ये है कि अगर आप तालिबान का तहरीक का आगाज देख लें तो उसमें यूनिकॉर्न कंपनी का और तुर्कमानिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन का बड़ा किरदार था। और शुरू में तालिबान मूवमेंट को हामिद करजई जैसे लोगों ने भी कंधार वगैरह पे सपोर्ट किया था। अच्छा, फिर ये भी एक हकीकत है कि अलकायदा की वजह से फिर उनका तनाज़ा बना। और ये अगर कोई कहे कि पिछले सालों के दौरान उनके माबैन कोई ड्रामाबाजी हो रही थी तो वो भी बड़ी जाती है। इस दौरान फिर अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने उनके खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल की और तालिबान ने उनके खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल की। अब ये जो तनाज़ा उनका शुरू हुआ था वो अलकायदा की वजह से, और तालिबान ने ठीक है अमरीकियों के साथ जंगबंदी पे आमादगी जाहिर नहीं की, लेकिन एग्रीमेंट में उन्होंने उनके साथ लिखा है, यानी उस मामले पे तालिबान ने भी पसपाई इख्तियार की है कि हम अलकायदा को नहीं रखेंगे और अपनी सरजमीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अमरीकियों ने इस मुआहिदे में अफगान हुकूमत या अफगानों के लिए तो कोई रियायत तालिबान से नहीं ली। मसलन उनको जंगबंदी तक पे आमादा नहीं किया, लेकिन उसके जवाब में अफगान हुकूमत को मजबूर किया कि उनकी कैद में जो उनके 5-5.5 हज़ार कैदी थे, जिसमें फिदायीन भी थे और जिसमें फिदायीन के मास्टरमाइंड भी थे, उनको भी रिलीज करवा दिया। और फिर ये अगर आप देखें तो अमरीकियों ने अचानक, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली अफगान पॉलिसी दी तो उसमें दूसरी एक्सट्रीम थी। वो कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान को भी धमकियां थी। और फिर अमरीकियों ने अचानक यू टर्न लेके पाकिस्तान को भी ड्राइविंग सीट पे बिठा लिया, पाकिस्तान से भी पूरी फैसिलिटेशन उन्होंने ले ली। अच्छा, फिर अपनी डील में जितना वो संजीदा थे और जितना पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे थे, तो ये 1 साल गुजर गया, कतर में दोनों फरीक बिल्कुल वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और वहाँ के लिए अमरीकी मुख्तलिफ तरीकों पे उसी तरह सीरियस कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं कि वो मुफाहमत कर ले या डील कर ले जिस तरह उनके साथ हो गई थी। फिर एक तीसरा फैक्टर जो है कि मसलन अभी जिस तरीके से अफगान हुकूमत को बेदस्तफा छोड़ दिया गया, यानी ये ऐसा नहीं होता। अब मसलन जब बगराम को वो खाली कर रहे थे तो अफगान हुकूमत को पता नहीं था, लेकिन तालिबान को पता था। फिर ये भी एक मिस्टीरियस चीज है कि तालिबान के सामने शमाल में अमूमन उन अजला का रुख कर रहे हैं तालिबान कि जिधर अमरीकियों का चौड़ा हुआ असलहा और जदीद असलहा ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें इस तरह की मिस्टीरियस जगह पे हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि पूरे साल में अमरीकियों ने उन पे कोई गोली नहीं चलाई, इन्होंने उन पे नहीं चलाई, लेकिन अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल जंग उनकी जारी है। सलीम साहब, सिर्फ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत दुनिया उसको तस्लीम नहीं करता और वो इन खित्ते के अंदर अपने दीगर ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर नहीं बना पाते तो कितना बड़ा चैलेंज होगा अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए।
फिर साथ साथ पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद हो रही है। मकबूल जान साहब, ये बताइए कि जो सलीम साफी साहब बात कर रहे थे कि खाना जंगी हो रही है, फिर अमरीकियों के हवाले से कि ना अमेरिका ने गोली चलाई तालिबान के खिलाफ, ना तालिबान ने अमरीकियों के खिलाफ गोली चलाई, बल्कि एक साल के दौरान सारे हमले अफगान हुकूमत या अफगान फोर्सेस पर हुए हैं। हेलो जी, और ये साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इसको अफगान नेशनल आर्मी का जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ा मकर और फरेब नहीं हो सकता। ये किसने बनाई थी? तो अमेरिकन ने बनाई थी। क्या अफगान अवाम ने अफगान नेशनल आर्मी बनाई है? क्या हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमतें जो हैं ये अफगानिस्तान की हैं? ये 10% के ये तलवारों के साए में और बंदूकों के साए में और टोयकों के साए में जो इलेक्शन हुए, आप उसको इलेक्शन मानते हैं? पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट बात करें तो ये है, अमेरिका वहां पर जाकर इलेक्शन कराए और वहां जाके कहते हैं ये तो अफगान अवाम के नुमाइंदा हैं। ये 3-3.5 लाख लोग जो थे, ये अमेरिका के हैंडपिक लोग थे, उन्हीं की फौज थी। इंडिया ने उनको ट्रेन किया, बाकी लोगों ने उनको ट्रेन किया, वो लड़ रहे हैं उनके साथ। अब लड़के रहे हैं, उनमें से तकरीबन 40% तो सरेंडर कर चुके हैं अपनी बंदूकों के साथ। तब ये बिल्कुल गलत बात है कि उनका अफगान नेशनल आर्मी कहें। ओ भाई, अमेरिका ने हमला करके बंदूकों के साय के तहत, टैंकों के साय के तहत 3 लाख लोगों को तनख्वाहें देकर रिक्रूट करके एक जिसे कहते हैं मर्सनरीज बनाए थे। एक वो लोग बनाए थे कि जो किराए के कातिल और किराए के, उनको आप अफगान नेशनल आर्मी कह रहे हैं, वो लड़े हैं वहां पर। अमेरिका को एहसास हो गया था कि असल ताकत कहां पर है, इसीलिए उन्होंने इन सारों को जब मुज़ाकरात किए तो उनको चौकीदार की जगह नहीं दी, पीटते रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 1-1.5 साल पहले ये लड़ने का ऐलान किसने किया था? ये लड़ने का ऐलान अशरफ गनी ने किया था। ये लड़ने का ऐलान जो था, ये लड़ने का कि हम खुद लड़ लेंगे, हम देखेंगे तालिबान के साथ, हम पश्तून हैं, हम अफगान हैं, हम तालिबान को खुद निपट लेंगे। अमेरिका ने कहा जाओ निपट लो, अगर तुम ताकत रखते हो तो निपटो। तो निपटना शुरू हो गया। लेकिन निपटने का आलम यह हुआ कि अब पुकार पुकार कर कहते हैं हाय हमें छोड़ के चला गया, हमने क्या किया, हमारे साथ क्या कर दिया। ओ भाई, तुम लोग साथ होना ही ऐसा चाहिए था। जो लोग अपनी कौम को साथ धोखा करते हैं, जो अपनी कौम के साथ फरेब करते हैं, जो आलमी ताकतों के एजेंट बनते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए था। और उनकी औकात अमेरिका ने कि ये देखो, जब हम ताकतवर के सामने हारने लगते हैं तो हम तुम्हारा हजर यही करते हैं। एक तो ये है कि ये जो टर्म्स है ना कि जनाब वो चूके एक इलेक्शन हो गए थे और गोरे ने इलेक्शन करा दिए थे। आप एक मेजर के इलेक्शन को तो मानते नहीं पाकिस्तान के अंदर, और आप अमेरिका के जो हैं वो पूरे के पूरे उसके सेंटर कॉम और उसके पेंटागन के इलेक्शन के तहत हुए इलेक्शन को मान रहे होते हैं और कहते हैं वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो असल मसला यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जहां भी हो रही है वो जितनी भी लिमिटेड है वो हो रही है। और दूसरी एक बात और बताऊं आपको, मैं तारीख का एक हवाला आपको दे देता हूं। पाकिस्तान की सरहद को उठा लें, 1979 में रूस आया, पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। हम लोग उस वक्त होते थे असिस्टेंट कमिश्नर पिशीन था, चमन था, कोयटा था, इधर से लाचे उठाते थे, उधर ठीक है। 89 में गया है रूस, उसके बाद कोयटा भी आबाद हुआ है और पेशावर का किस्सा खानी भी आबाद हुआ है। 2001 में अमेरिका आया है, जिस दिन अमेरिका जहां आया है वापस गन शुरू हो गया है, वापस धमाके शुरू हो गए। इसका मतलब है कि जब अफगान वहां अपने तौर पर लड़ रहे होते हैं तो पाकिस्तान में इस किस्म की हरकतें नहीं होती। अब तो वह लड़ेंगे नहीं। ये 2-1 महीने की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे ख्वाब हैं बहुत लोगों के कि अफगानिस्तान में अमन क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं जो वहां पर जाता है ढूंढ के ऐसे लोगों को निकाल के इंटरव्यू करता है जो बता दे कि यहाँ पे दमनी हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। और फिर एक और बात, आखिरी बात कर रहा हूँ जी, अफगानों से कहा जाता है कि तुम लोग जो हैं तो वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करो। आप इमरान खान को कहें जो कहे वो अपना नून लीग के साथ और उसके साथ हुकूमत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी कांग्रेस का हुकूमत बनाएगा। जो बाइडेन जो है बिल क्लिंटन उसके साथ बैठकर ट्रंप के साथ हुकूमत बनाएगा। खुद जिस चीज को अपने लिए हराम समझते हो अफगान लोगों के लिए कहते हो कि नहीं वो बनाते रहेंगे। ठीक है सलीम साहब जी, ठीक हो गया, वहां एक रास्ता है जी। ठीक है सलीम साफी साहब, रूस के जो नुमाइंदे खसूसी हैं अफगानिस्तान के बारे में, वो कह रहे हैं कि तालिबान के रवैये में लचक है। हम रूस की पॉलिसी क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? क्या रूस तालिबान के साथ अब खड़ा होगा? देखिए, मैं तो कई महीनों से ये प्रपोज कर रहा हूँ। प्रपोज क्या करते हैं हम जैसे लोगों की, किसी ने क्या सुननी होती है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि अफगानिस्तान को तबाही से बचाने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान मिलके दोनों फरीकों को पॉलिटिकल सेटलमेंट पे आमादा करने के लिए अमेरिका से हट के अपना अलग मैकेनिज्म बना दें। तो क्योंकि इसके सिवा ये वो ममालिक हैं जिसको अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और अमन और हारमोनी सूट करती है, और जो अमेरिका या उसके जो वेस्टर्न एलाय है, इस वक्त अगर अफगानिस्तान में किसी को अमन सूट नहीं करता तो वो वही ममालिक है। पिछले दिनों एक यूरोपियन सफारतकार से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक्सीलेंसी आप माइंड ना करें, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग अफगानिस्तान में अमन चाहते होंगे, और पिछले साल डेढ़ से आप लोग जिस लाए अमन पे अमल कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। तो उन्होंने जवाब में बड़ा बुरा मनाया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज से चंद रोज कबल आप लोगों ने ये फैसला किया है कि G7 में भी और फिर नेटो के फोरम पे भी कि हम अमेरिका के जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेंगे, और उसके जवाब में अपना इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लॉन्च किया। तो मैंने कहा आप चीन पे हमला तो नहीं करने जा रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए यही है कि आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही को गढ़ बनाना चाहेंगे। और उधर जाहिर है कि आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर भी जूं अफगान तालिबान को वहाँ पे तक़वियत मिल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर TTP रीग्रुप हो गई। उनके जो मुख्तलिफ दड़े थे, हिज़्बुल जमातुल अहरार और पंजाबी तालिबान, इन्होंने दोबारा अलायंस करके मुफ्ती नूर वली के हाथ पे बैत कर दी। और ये तो इधर खबर नहीं आती, हमारे ट्राइबल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग भी शुरू हुई है, लोगों से बत्ते लेने भी शुरू हुए हैं, और वो एक्टिविटीज़ उसी रफ्तार से बाकी मुल्क के अंदर बढ़ रही हैं। तो रूस इस वक्त एक्टिव हो गया है अपनी सलामती की खातिर, और ईरान भी एक्टिव हो गया है, लेकिन चीन अभी तक प्रोएक्टिव रोल अदा करने पे आमादा नजर नहीं आता। और ये भी उस हिसाब से कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे दरमियान में इलाके बाकी हैं, लेकिन ताजिकिस्तान का शेरखान बंदर जो है वो तालिबान के कब्जे में आ गया, इसलिए इसी तरह ईरानी बॉर्डर के साथ इलाकों पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो रूस भी तशवीश में है और ईरान भी, और जब वो एंटर होंगे इस मामले में तो जाहिर है कि फिर तालिबान के खिलाफ तो उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सलीम साहब, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आप TTP की बात हम करें, जैसे कि अगर यूनाइट हो रहे हैं, क्या अफगानिस्तान के तालिबान उनको सपोर्ट मिल सकती है TTP को वहाँ से? अब एक तो ये है कि पाकिस्तान पिछले 10, 12, 20 साल तो तालिबान के सपोर्ट के लिए या उनकी सैंक्चुरीज के लिए बदनाम होता रहा, लेकिन इस वक्त खुद आपने देखा होगा कि उस रोज जो ब्रीफिंग मिलिट्री लीडरशिप ने दी है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और फिर इसमें एक साइकोलॉजिकल मसला भी होता है। देखिए, ये जिनको हम फिर पाकिस्तान दुश्मन कहते थे, जिनको हम इंडियन एजेंट कहते थे, जिनको हम शमाली इत्तेहाद कहते थे, ये बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये उस्ताद सयाब, ये सब कौन लोग थे? इन पे तो हमने तालिबान की बनिस्बत कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में। 30-30 साल वो यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी रही और वो तो खुला सपोर्ट था, कोई चोरी छुपे सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब उनको फिर वहाँ पे उरूज हासिल हुआ तो फिर उधर उनको एक साइकोलॉजिकल मसला आ जाता है, और साइकोलॉजिकल मसला ये होता है कि वो अपने आप को सॉवरन साबित करें और वो अफगानों को ये यकीन दिलाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तानियत उस वक्त तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक आप इंडियन मुखालिफ ना हो, इसी तरह अफगानिस्तान में ये फिजा बन गई है। तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए भी उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो पाकिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। इधर हमारे यहाँ ये नफ्सियात होती है कि भाई ये अच्छा हमने इनके लिए ये किया, अब ये मेरी बिल्ली मेरी म्याऊं। तो ये हमारा हिकमतयार के साथ भी हुआ, ये हमारा रब्बानी के साथ भी हुआ, ये मसूद के साथ भी हुआ, और लिख के रख लीजिए कि यही चीज अब तालिबान के साथ भी होगी, क्योंकि तालिबान अभी उधर गए नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारी लीडरशिप ने ये फरियाद शुरू कर दी कि वो एक तो
अब हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि टीटीपी और टीटीए एक चीज है, हालांकि पिछले 18-19 साल खुद उन्होंने और हम मीडिया में अपने कारिंदों के जरिए वो हमें ये बावर कराते रहे कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है और ये दोनों अपोजिट ताकतें हैं। ठीक है, सलीम साहब से छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस हवाले से हो क्या सकती है। क्या अगर टीटीपी को सपोर्ट मिलती है तो उन एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान क्या एक नए ऑपरेशन पाकिस्तान को करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट पे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद हो रही है। मकबूल जान साहब, ज़रा मुख्तसर ये बताइएगा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो क्या माजी की तरह टीटीपी जो है पाकिस्तान है उनके साथ अपने आप को डीलिंग रखेगी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत? देखें, अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा के बेशुमार ममालिक के अंदर एक ऐसा तसव्वुर ज़रूर उभर के सामने आएगा कि इस्लाम की शरीयत के निफाज के लिए अब सिर्फ जमहूरियत रास्ता नहीं है और रास्ते भी हो सकते हैं। और इसकी बुनियाद पर पहले भी बहुत सारी तहरीकें जो हैं पूरी दुनिया के अंदर अख़वान मुस्लिमून से लेके अब तक जन्म होती रही हैं। और वो जो एक तस्वर था कि एक रास्ता जो था जमहूरी जद्दोजहद का, उसके बावजूद तालिबान का रास्ता भी तस्कार किया जा सकता है। बाकर मूसा ने कश्मीर के अंदर बाकायदा एक ऐलान किया था कि अब हमारा रोल मॉडल जो है वो अफगानिस्तान का तालिबान है कि हम किसी पड़ोसी की मदद के बगैर भी हम आगे उठ सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मसला जो है ये खड़ा होगा और ये बहुत बड़ा इशू है। उसलिए की वजह यह है कि हम समझते हैं कि बेशक मुल्क में डिक्टेटर हो जद्दोजहद होनी चाहिए, अरब शेखों के खिलाफ भी जमहूरी जद्दोजहद होनी चाहिए और पाकिस्तान में जहां आईन है वहां भी जमहूरी जद्दोजहद होनी चाहिए। ये मसला उठेगा। और पाकिस्तान में चूंकि एक गुज़श्ता 20 सालों के अंदर मुशर्रफ के कहने के ऊपर आपने वो कुछ कर दिया हुआ है कि आपने बाकायदा एक ऐसी सफ बना दी हुई है जो इस वक्त हो सकता है कि ढकी छुपी हो, जो हो सकता है खामोश हो, जो कि हो सकता है कि अरे लेकिन उनके जो दुख हैं, उनके मामलात हैं। और मुझे एक खतरा लग रहा है और खतरा बिल्कुल ईरान वाला लग रहा है। ईरान में जब शाह ईरान के खिलाफ खड़े हुए थे तो मौलवी और कम्युनिस्ट इकट्ठे खड़े हुए थे। आपको याद होगा तोदा पार्टी भी खड़ी हुई थी और उसके साथ साथ मौलवी भी खड़े हुए थे। पाकिस्तान में भी कौम परस्त और ये सारे मिलके भी एक किस्म की मूवमेंट बन रहा सकते हैं। उसमें तालिबान की मदद की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उनका जो नजरियाती वो जो बनेगा ना, उनका जो जिनकी मोराल जो बिल्टअप होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए उसी को अभी से कहा जा रहा है टीटीपी आ रही है, फलानी आ रही है, क्योंकि अंदाजा जो किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जत्थाबंदी दोबारा यहां शुरू होगी। लेकिन क्या अगर उस अफगान तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर मुश्किलात होंगी? नहीं, मेरा ख्याल है ईरान तस्लीम कर लेगा। रूस की इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आपका मोबाइल कंपनीज की सारे, चीन की 91% इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है वो उसके अंदर है अपना उसमें अफगानिस्तान में। बल्कि अमेरिका में इतराज उठाता है कांग्रेस में कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज। जो 2014 के ठेके हुए थे हांगकांग में वो सारे चीनी कंपनीज ने ले लिए थे। और उसके साथ साथ ये बाकी मुल्क अगर रूस ने तस्लीम कर लिया तो ताजिकिस्तान तस्लीम कर लेंगे। रीजनल इलाके मुल्क जो है ना वो हमको तस्लीम कर लेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ना भी करें। हुकूमत चलाई उन्होंने। सलीम साफी साहब, बगैर अगर अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता, इवन अगर पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करता तो कितनी मुश्किलात होंगी? क्या तालिबान इन हालात में अब मुल्क की इकानमी दीगर मामलात को बेहतर कर पाएंगे? देखिए, एक तो जो इससे पहले मॉस्को में मीटिंग हुई थी जिसमें चीन भी था, रूस भी था, अमेरिका भी था और पाकिस्तान भी था। उसमें पाकिस्तान, रूस और चीन ने भी ये कह दिया है कि वो अमारत इस्लामी को दोबारा बहाली को तस्लीम नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो ममालिक हम उनकी कहते हैं कि यकीनन अब एक तो सऊदी अरब भी है, वहाँ पे भी बादशाहत है, बाकी दुनिया में भी बादशाहत है, लेकिन एक तो वो सालों से वो चली आ रही है। दूसरा, उसके लिए हमारे ऊपर अमेरिका या सऊदी अरब के किसी शहरी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके अवाम की मर्जी के खिलाफ। यहाँ पे फैसला हो रहा है बंदूक पे, पहले भी बंदूक पे हुआ था और अब भी हो रहा है। उसके लिए अफगान अवाम भी, अफगान हुकूमत भी
एक ऐसी हुकूमत जिसको यूएन ने भी तस्लीम किया है, जिसको पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारे सपोर्ट से कर रहे हैं। अच्छा, फिर बदकिस्मती से उसके उनको शवाहिद भी मिल गए। मसलन उनके मुल्ला अख्तर मंसूर थे, वो पाकिस्तानी सरजमीन पे ड्रोन हमले का निशाना बनाए गए। इसी तरह कई और अफगान तालिबान के रहनुमा वो पाकिस्तानी सरजमीन पे पाए गए। तो पाकिस्तान इस मामले में अपने आप को उसी तरह बरीउज़िम्मा नहीं करा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें क्या कि चीन में क्या निज़ाम होता है, वहाँ पे क्या निज़ाम होता है। उनके अमीरुल मोमिनीन थे मुल्ला मोहम्मद उमर, और उनकी जो वफात की खबर थी वो कई साल बाद आ गई। आज तक अफगानिस्तान में उनका कब्र मालूम नहीं है, और अफगानों का इल्ज़ाम ये है कि भाई नहीं, वो आपके यहाँ थे, आपके यहाँ उनका इलाज होता रहा और आपके यहाँ वो दफन है। तो एक तो इससे हम इसी तरह अपने आप को लाताल्लुक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर ये सवाल जेन्युइन उठाया जाता है कि भाई जो मोमिन की शान होती है कि वो अपने लिए जो निज़ाम बनाता है तो वो अपने भाई के लिए उसको प्रपोज क्यों नहीं करता। यहाँ पे तो हम जमहूरियत पे इसरार करते हैं, और अगर ये साबित भी हो जाएगा, अगर कोई दूसरी हुकूमत अमेरिका की कठपुतली है और तालिबान अफगान अवाम की सफ़ों में मकबूल है, तो फिर ठीक है, इलेक्शन करा दें, इलेक्शन के जरिए वो आ जाएंगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, और ये मकबूल जहां साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।